Morning class 8. So we were discussing about the chapter that is the Indian constitutions. हम the Indian constitutions के बारे में discuss कर रहे थे. So introductions was very smoothly we discuss about it. आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशंस के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे व्हाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशंस. किसी देश को संविधान की क्यों ज़रूरत होती है. हमने लास्ट वीडियोज में ये समझा था कि कॉन्स्टिट्यूशन से एक रूल बुक है, फंडामेंटल लॉ है, फंडामेंटल रूल है जिसके बेसिस पे वो देश कैसा होगा, उसका फ्यूचर कैसा होगा, देश कैसे गवर्न चलेगा, गवर्नमेंट कैसी होगी, ये डिसाइड होता है. तो अब हम पहला पार्ट देखते हैं कि वाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशंस. ओके, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टोरी ऑफ द नेपाल. तो इस नेपाल की स्टोरी में आपको एक पिक्चर दिखा है और ये लोग कुछ एक तरह का झंडा लेके रोडों पे आए हैं. इसमें क्या कहा गया है इस बॉक्स में, द कंट्री ऑफ नेपाल वाज विटनेस. जो नेपाल देश था उसने विटनेस किया पीपल्स स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी. लोगों का संघर्ष हुआ लोकतंत्र के लिए. देयर वाज पीपल स्ट्रगल इन द 90s दैट एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी दैट लास्टेड फॉर 12 ईयर्स. 1990 में संघर्ष हुआ. लोगों ने कहा कि हमें डेमोक्रेटिक सरकार चाहिए. डेमोक्रेटिक सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी हुई, जैसे भारत में होती है. नेपाल में मोनार्की थी. मोनार्की का मतलब होता है राजशाही, यानी राजा के पास सारी पावर थी, जो कुछ होगा राजा होगा. 90 में आंदोलन चला. उसके बाद देश में 12 साल तक डेमोक्रेसी रही, 2002 तक. 2002 में क्या हुआ, जो किंग ज्ञानेंद्र थे उन्होंने वहाँ पे कहा कि देश में माओवादी हिंसा हो रही है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, देश में उन्होंने आर्मी की मदद से जो चुनी हुई सरकार थी उसको ख़त्म कर दिया गया, उसके अधिकार ले लिए गए. जब ऐसा हुआ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा विरोध हुआ. और एक और सीन इसमें होता है कि किंग ने 2005 में पावर अपने पास ले ली. किससे? चुनी हुई सरकार से. राजा ने चुनी हुई सरकार से अपने पास पावर ले ली. इन नवंबर 2005 द माओइस्ट, और जो माओविस्ट थे उन्होंने क्या किया, वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी थी उनके साथ एक एग्रीमेंट किया. 12 पॉइंट एग्रीमेंट किया गया जिसमें 7 पॉलिटिकल पार्टी थी और उन्होंने मिला के एग्रीमेंट ये किया गया कि हम देश में डेमोक्रेसी की डिमांड करेंगे. लाखों लोग रोड में आ गए डेमोक्रेसी और पीस की डिमांड करते हुए. 2006 में एक बहुत बड़ा आंदोलन हो गया और इसके बाद राजा को मजबूर होकर क्या करना पड़ा, उसको ये कहना पड़ा पार्लियामेंट को रिस्टोर करना पड़ा, जो कि राजा ने पहले पार्लियामेंट को ख़त्म कर दिया था कि माओविस्ट खतरा हो गया है ये नाम देते हुए. अक्सर ऐसा होता है, राजा लोग या जो पावरफुल सरकार होती हैं वो किसी तरह का खतरा दिखाते हुए अपनी नागरिकों के ऊपर अलग सी चीज़ें थोप देती हैं. लेकिन 2007 में नेपाल में एक ऐतिहासिक चुनाव होने के बाद ये तय हुआ कि नेपाल एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा. और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद नेपाल ने अपने आप को राजशाही से, यानी राजा से, मोनार्की से हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया. ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन है, ये बैकग्राउंड है जिसके बेस पे हम आगे की स्टोरी पढ़ेंगे. तो देखिए ये लोग हैं, ये झंडा लेके रोडों पे निकले, लाखों लोग नेपाल की सड़क पे आ गए. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय this through the two contrasting situation in the recent history of the Nepal, a country that bordered India in the north. भारत के नॉर्थ में, भारत के उत्तर में लगा हुआ एक देश नेपाल है, या हमारा पड़ोसी. आप तो जानते हैं बनबसा टनकपुर से हम जा सकते हैं. उस देश की कहानी हम 2 कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है नेपाल में क्या हुआ और किस तरह का सिचुएशंस रही. पहले नेपाल में जैसे मैंने बताया 90s तक वहाँ पे फाइनल अथॉरिटी राजा के पास रहती थी, लेकिन राजा पार्लियामेंट से, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा था कि पार्लियामेंट से सलाह लेता था. ठीक है, तो द पीपल्स मूवमेंट इन द नेपाल फॉर इन द सेवरल डिकेड, बहुत दशकों तक एक वहाँ पे एक आंदोलन चला, उसमें डेमोक्रेसी आई. 2006 में दे फाइनली सक्सीडेड इन पुटिंग द एंड ऑफ द पावर ऑफ द किंग. और लोगों ने जो आंदोलन चलाया, मूवमेंट मैंने आंदोलन चलाने के बाद राजा की पावर को ख़त्म कर दिया गया. नाउ द पीपल हैव टू राइट. अब ये तय किया गया कि हम पढ़ रहे हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में जानने से पहले हम नेपाल के पॉइंट से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों सब कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है. अब ये कहा गया कि हम एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे. क्यों? टू इस्टेब्लिश नेपाल एज ए डेमोक्रेसी, नेपाल को लोकतंत्र बनाने के लिए. द रीजन दैट दे डू नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन इज बिकॉज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियाल्स ऑफ द कंट्री दैट दे वांट नेपाल टू बी एंड दैट दे हैव फॉट फॉर. तो क्या हुआ, 2006 के बाद उस देश के लोगों ने ये तय किया कि हम एक संविधान बनाएंगे, क्योंकि पहला वाला संविधान जो हम लोगों की उम्मीदें हैं उसको पूरा नहीं करता है, और जिसके लिए नेपाल के लोगों ने लड़ा है, जिस आंदोलन के लिए, वो पूरा नहीं करता. हम नया संविधान बनाएंगे. ठीक है, जब यहाँ तक ये डिस्कस होता है, एज इन द गेम ऑफ द फुटबॉल, आपको याद है आपने लास्ट डे जो मैंने वीडियो भेजा था उसमें फुटबॉल की गेम की स्टोरी थी. अगर आप एकदम से रूल चेंज कर दें तो उसका असर क्या होगा. फुटबॉल के गेम में अगर आप क्या करेंगे, अगर आप रूल चेंज कर देंगे तो क्या होगा, बड़ी परेशानी हो जाएगी. एकदम से आप रूल चेंज कर दें ना. तो ऐसे ही नेपाल में क्या किया, बाई मूविंग फ्रॉम ए मोनार्की टू ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नीड टू चेंज ऑल इज कॉन्स्टिट्यूट रूल्स इन ऑर्डर टू
यूजेज इन द न्यू सोसाइटी, एक नया समाज बनाने के लिए, एक नए समाज के लिए सारे के सारे नए नए कानून बनाने दिए। दैट इज़ वाई द पीपल ऑफ द नेपाल आर इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग। इस तरह के नेपाल के लोगों ने क्या किया, नया संविधान बनाने की कोशिश करी। और जो आगे अभी आपको फोटो दिखाया गया था उसमें नेपाल का स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी है। तो इस तरह से नेपाल में पूरा का पूरा एक आंदोलन चला जिसमें ये डिमांड की गई कि हम देश को क्या बनाएंगे, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे और उसके लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो यानी कि एक देश को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ रहा है। द सेकंड इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ द कंट्री। तो पहला तो ये है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाते हो, कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बनाते हो जिससे कि देश, एक डेमोक्रेटिक देश कैसा चलेगा। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है, वो ये किया जाता है, ये डिफाइन करता है कि देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा। समझ में आया? पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा? पहले कैसा था, मोनार्की, राजशाही, राजा चला रहे थे। अब क्योंकि एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम था तो कैसा एक डेमोक्रेटिक, कैसा आपका देश का सिस्टम होगा ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल, अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट टू द कंट्री वाज टू बी रूल्ड बाय द किंग। 2006 से पहले का कॉन्स्टिट्यूशन कहता था कि नेपाल राजा से गवर्न होगा और उसकी मदद के लिए काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर होगी। इन कंट्रीज दैट हैज़ अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, जिन देशों में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट अपनाई जाती है और पॉलिटी, द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले क्रूशियल रोल इन लेइंग सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडेंस दैट द गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग विद इन दी सोसाइटी। कि कैसे वहाँ सरकार उस समाज में निर्णय लेगी, ये उस कानून में लिखा रहता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनते हैं। तो हम ये देखते हैं कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है कि गवर्नमेंट कैसे चलेगी। इन अ डेमोक्रेसी वी चूज आवर लीडर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है। डेमोक्रेसी में अपने लीडर को चूज करते हैं सो दे एक्सरसाइज पावर। तो हमारे जो लीडर होते हैं वो पावर एक्सरसाइज करते हैं, यानी उनके पास सारी की सारी पावर आती है, हम उनको पावर देते हैं, हमारे बिहाफ पे वो पावर एक्सरसाइज करते हैं। अगर हमने अपने विधायक, सांसद को चुना तो उनके पास पावर क्यों आई, क्योंकि हमने उनको चुना। हाउएवर देयर इज ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी, लेकिन जब आप उसको पावर दे रहे हो तो हमेशा ये संभावना बनी रहती है कि ये जो लीडर होंगे माइट मिसयूज द अथॉरिटी, वो अपनी पावर को क्या कर सकते हैं, मिसयूज करते हैं। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली, और जो संविधान होता है वो सामान्यतः क्या कराता है, प्रोवाइड सेफ गार्ड अगेंस्ट दिस। वो क्या कराता है, हमें सेफ गार्ड देता है। सेफ गार्ड का मतलब वो हमारी रक्षा करता है। अगर हमने, देखिए, हमने नेता को चुना, पॉलिटिकल लीडर को चुना, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को चुना, उनके पास पावर आई। पावर होने के बाद कल को अगर वो आपकी बात मानने से मना कर दे तो आपने ही चुना था। तो इसीलिए क्या किया जाता है, वो पावर को मिसयूज न करें, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ एक ऐसे सेफ गार्ड होते हैं। सेफ गार्ड का मतलब जैसे आपका कुकर प्रेशर है ना, कुकर प्रेशर में अगर सीटी खराब हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए, तो वहाँ पर एक सेफ्टी वॉल्व होता है। तो उससे क्या होगा कि गैस निकल जाएगी, कुकर फटने से बच जाएगा, नुकसान होने से बच जाएगा। तो ऐसे ही क्या है कि हमने कुछ एक प्रोविजंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिससे कि ये लोग अपनी पावर को अल्टीमेटली बहुत बड़े स्तर पे यूज न करें। दिस मिसयूज ऑफ द अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन द ग्रॉस इनजस्टिस एंड डेमोन्स्ट्रेट इनटू द क्लासरूम सिचुएशन बिलो। अब मैं आपको एक नीचे कहानी शेयर कर रहा हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि क्या नुकसान होता है अगर किसी के पास सारी पावर आ जाए। अगर एक पॉलिटिकल लीडर के पास वो अपनी पावर का मिसयूज करने लगे तो क्या होगा। ये देखिए क्लास है, ठीक है, ये आपकी जैसी क्लास है, सुरेश क्लास का मॉनिटर है, ठीक है। आप देखना आपकी क्लास में क्या होता है, वो बड़ा बुली है, दादा है। हिज क्लासमेट आर नॉट टू फाउंड ऑफ हिम, ठीक है, उसके क्लासमेट उसको पसंद नहीं करते हैं। और जो मिसेज राव टीचर है ना, टीचर, वो क्लासरूम को छोड़ के किसी अर्जेंट काम के लिए बाहर गई। सी आस्क्ड सुरेश, उन्होंने सुरेश से कहा कि बेटा क्लास का ध्यान रखना। और सुरेश ने क्या किया, उसने, भाई अनिल से कुछ हो गया तो अनिल से कुछ, उससे लड़ाई झगड़ा हो गई तो उसने कहा अनिल टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू मिसेज राव, मेरी मैम आएंगी, आज मैं तेरी शिकायत करूँगा। वो कहता है मैंने किया क्या भाई, वो उसने कुछ भी नहीं किया। लेकिन सुरेश तो है भाई, आपको पता ही है, जरा बुली टाइप का है। उसने कहा मैम वाइल यू आर अवे, मैम जब आप बाहर थी, अनिल कैप्ट टॉकिंग लाउडली एंड डिस्टर्बिंग द क्लास, यू वुड नॉट लिसन टू मी। वो तो पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था, मुझे सुन नहीं रहा था। मैम को गुस्सा आ गया। अनिल यू हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल टुडे, आज स्कूल के बाद आपको यहाँ रहना पड़ेगा। एंड राइट आई विल नॉट डिसोबे द क्लास मॉनिटर इन 100 टाइम्स, और एक कागज में 100 बार लिखो छुट्टी के बाद कि मैं आज से अपने क्लास मॉनिटर का कहना मानूंगा। बट मैम आई डिड नॉट डू एनीथिंग, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। हो बेचारा परेशान है, ये भी खुश हो रखा है। देखा आपने, ये क्या किया बेटा, इसने मिसयूज ऑफ अथॉरिटी किया। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्टेज लेड डाउन, जो लोकतांत्रिक देश होते हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि कोई सरकार अपनी पावर का मिसयूज ना करे, ठीक है। अगर पावर मिसयूज करे, आपको पुलिस पकड़ ले, अधिकारी पकड़ लें, आपकी कोई बात न माना जाए तो क्या होगा अगर पॉलिटिकल लीडर अगर पावर को मिसयूज करें। इसीलिए इसकी रक्षा के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। इन द केस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट विच यू विल रेड मोर लेटर इन द चैप्टर, जिसके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मैनी ऑफ दीज लॉज आर कंटेन्स इन द सेशंस ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट में हम जिनके बारे में बात करेंगे, पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती बिना परमिशन के। अरेस्ट करने के बाद पुलिस को आप बताना पड़ेगा आपको क्यों अरेस्ट किया गया, आपके लॉयर को बताना पड़ेगा, 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीज़ें हैं।
तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल पार्ट में ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिससे कि कोई जो जिसके पास भी पावर है, जो पॉलिटिकल लीडर है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अपनी पावर का मिसयूज न करे। जैसे किसने किया था, सुरेश ने क्लास में किया था अनिल के अगेंस्ट में। देखिए क्या लिखा है, डू यू रिकॉल द चैप्टर ऑफ द दलित राइटर। ठीक है, हम नहीं पढ़ पाए थे 7th में क्योंकि छुट्टियां जल्दी हो गई थी कोविड के कारण। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी एक दलित हैं, तो उन्होंने बताया है, जब आप 7th में वो बुक देखेंगे तो उनकी बुक में ये बताया गया है कि कैसे दलित होने के कारण उनको क्लासरूम में हर जगह किस तरह से ह्यूमिलिएशंस फील करना पड़ा। इन दिस चैप्टर वी टॉक अबाउट द डिस्क्रिमिनेशंस ओम प्रकाश फेस बिकॉज ही वाज दलित। यू रेड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी। इसीलिए ऐसी चीज़ किसी के साथ ना हो, भारत का संविधान राइट टू इक्वलिटी देता है, ऑल द पर्सन एंड सेज, और कहता है दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड। किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं किया जाएगा अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पे, रेस के आधार पे, कास्ट के आधार पे, जेंडर के आधार पे। आपकी कास्ट क्या, आपकी रेस क्या, आपका धर्म क्या है, आपका जेंडर क्या है, आप कहाँ पैदा हुए हो। द राइट टू इक्वलिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट गारंटी बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान ने ये आपको राइट दिया गया है और आपको क्या करना है, आपको एक्सरसाइज करनी है। मुझे 12 o'clock तक आपने एक्सरसाइज भेजनी है। इन व्हाट वेज द क्लास मॉनिटर मिसयूज द पावर, क्लासरूम ने कैसे अपनी पावर को मिसयूज किया। दूसरा है, इन विच द फॉलोइंग सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में, कौन सी सिचुएशन में मिनिस्टर अपनी पावर को मिसयूज कर रहा है। रिफ्यूज टू सैंक्शन ए प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट को मना कर दिया मिनिस्टर ने क्योंकि उसके पास बहुत ही सॉलिड टेक्निकल रीजन है कि टेक्निकल रीजन है, ये सही है। दूसरा है, उसने क्या किया, इसमें 2-3 भी सही हो सकता है। थ्रेटन टू सेंड हिज सिक्योरिटी स्टाफ, उसने अपने सिक्योरिटी स्टाफ को किसी को धमकाने के लिए भेजा। टू रॉब ऑफ हिज नेबर, अपने पड़ोसी पे धमकी दिखाने के लिए उसने अपने सिक्योरिटी स्टाफ को भेजा। और उसने पुलिस स्टेशन पे कॉल अप टू द पुलिस स्टेशन आस्किंग देम नॉट टू रजिस्टर ए कंप्लेंट दैट इज लाइकली टू फाइल अगेंस्ट हिज रिलेटिव। मंत्री ने कहा कि पुलिस स्टेशन में जो मेरे रिश्तेदार के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए। पहले में सुरेश के बारे में बताना है, दूसरे में बताना है इनमें किस चीज़ में मिसयूज ऑफ पावर हो रहा है। थैंक यू।